नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। मुख्यमंत्री भजनलाल ने भाजपा नेता चंद्रशेखर की माता को दी श्रद्धांजलि। कई आला नेताओं ने भी की शिरकत। अजमेर में जीआरपी आईजी की क्राइम मीटिंग, अपराध नियंत्रण पर दिया गया जोर। रैपिड एक्शन फोर्स से सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देने और अपराध नियंत्रण के लिए निकाला फ्लैग मार्च। लोगों को सुरक्षा के बारे में किया गया जागरूक। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2024 के आवेदन शुरू। परीक्षा की तिथि 27 फरवरी 2024 की गई निर्धारित। अजमेर की रुद्र विहार कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। 15 दिन के भीतर लाइट व्यवस्था की उठाई मांग। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। पुष्कर सरोवर के ब्रह्म घाट पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के संगठन महामंत्री रहे चंद्रशेखर ने अपनी माता के निमित्त तर्पण पिंडदान किया। चंद्रशेखर और उनके बड़े भाई राधेश्याम तिवारी ने पिंडदान तर्पण करने से पूर्व स्थानीय पंडितों का तिलक लगाकर मूली बांधकर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ सहित कई आला नेताओं ने शिरकत की। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम की बागडोर पूर्व जिला अध्यक्ष बीपी सारस्वत ने संभाली। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और राजस्थान प्रदेश के संगठन महामंत्री रहे, पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता है। उनकी माताजी का देहांत हो गया था, तो तीर्थराज पुष्कर में आज वो श्रद्धांजलि सभा रखे है और उनका राजस्थान के आम कार्यकर्ताओं से जुड़ाव है और उन्होंने संगठन के लिए बहुत ग्रास लेवल पर जाके काम किया। आज श्रद्धांजलि सभा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी सहित प्रदेश के कई बड़े नेता आज श्रद्धांजलि सभा में आएंगे। और आज सुबह आप देख ही रहे हो कि घाट पे पूजा अर्चना का कार्यक्रम चल रहा है, विधि विधान से पूजा हो रही है
और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन वैष्णो धर्मशाला में रखा है। अजमेर में जीआरपी आईजी ने एक महत्वपूर्ण क्राइम मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें जीआरपी कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण भी शामिल था। इस मीटिंग में सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जीआरपी आईजी ने अपराध नियंत्रण पर विशेष जोर दिया और सभी अधिकारियों को अपराध की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। इस मीटिंग में जीआरपी कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी संबोधित किया गया और उन्हें अपने कार्यों में और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही बरतने के लिए कहा गया। ये वार्षिक निरीक्षण है जो पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी अधिकारियों को एक निश्चित अवधि में मार्च तक करना होता है। तो ये जो निरीक्षण है वर्ष 24-25 का जो ड्यू था वो एक वार्षिक निरीक्षण है, ताकि जो मूलभूत जो सारी सुविधाएं हैं, कोई कमियां हैं, कोई पुलिस मुख्यालय तक कोई चीज़ पहुंचानी है और कोई कमी पेशी पाई जाती है, तो ये एक रेगुलर प्रक्रिया है, उसके अनुसार ही किया जाता है। बिल्कुल नया नवाचार आया सरकार द्वारा नवाचार तो हर समय चलते रहते हैं। अभी सरकार ने कुछ वाहन वगैरह जरूर समर्पित किए, हालांकि वो जीआरपी से संबंधित नहीं है। जो अभी हाल में जो प्रोग्राम हुआ है 15 तारीख को, उसमें कुछ वाहन जरूर पुलिस को मिले हैं। नई भर्ती को लेकर नई भर्ती का तो अभी आज आपने भी देखा होगा अखबार में कि उसमें कोई एक रिट चल रही थी, उस रिट का निस्तारण हो गया है। जो पीछे की भर्ती थी उसमें कुछ रोक लगी हुई थी, वो हो गया है। और नई भर्ती क्योंकि अब एक कंबाइंड टेस्ट लिया जाने लगा है सरकार के द्वारा, उसका रिजल्ट जब एसएससी डिक्लेयर करेगी उसी में से फिर चुने जाएंगे, उसके बाद ही शुरू हो पाएगी क्राइम मीटिंग। डेफिनेटली क्राइम के आंकड़े देखे जाएंगे और उनका विश्लेषण किया जाएगा। क्या कमी आई मैम अब तक जीआरपी में? यहाँ पे तो जो मुझे समझ में आ रहा है कि इनकी मेंटेनेंस का एक इशू है। क्राइम का तो मैं देख कर ही बता पाऊंगी। अजमेर में आज रैपिड एक्शन फोर्स और जिला पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। 4 थाना क्षेत्र में यह फ्लैग मार्च निकालकर अति संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्र को चिन्हित किया गया, जिससे कि क्रिटिकल स्थिति में पब्लिक तक सुरक्षा को पहुंचाया जा सके। कोतवाल थाने के एसआई मनीराम ने बताया कि रैपिड एक्शन फोर्स ने आज फ्लैग मार्च निकाला है। इसका उद्देश्य सांप्रदायिक तत्वों पर अंकुश लगाना है। इसके साथ ही शहर के उन पॉइंट्स को चिन्हित किया गया जहाँ तुरंत क्रिटिकल स्थिति में पब्लिक को तुरंत सुरक्षा पहुँचाई जाए। आज रैपिड एक्शन फोर्स आई है, सीआरपीएफ है ये। इसका उद्देश्य यह है अजमेर शहर में, वैसे पूरे देश में ही सांप्रदायिक तत्व हैं उन पर अंकुश लगाना और वो पॉइंट चिन्हित करना जिन्हें हमें आकस्मिक स्थिति में तुरंत सुरक्षा जनता को पहुंचाई जाए। आज अजमेर शहर में 4 थानों को चिन्हित किया गया है, कोतवाली, दरगाह, गंज और क्लॉक टावर। इन चारों थाना क्षेत्रों में अति संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त करेंगे, रूट मार्च करेंगे। अपने स्थानीय पुलिस का जाब्ता इनके साथ में है। रैपिड एक्शन फोर्स के डिप्टी कमांडेंट राजेंद्र कुमार ने बताया कि आज 4 थाना क्षेत्रों में यह फ्लैग मार्च निकाला गया है। इसका उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देना और दंगा जैसी स्थिति में अपने आप को तत्पर रखना, इसलिए सेंसिटिव एरिया में हमेशा एक्सरसाइज की जाती है। अजमेर भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए आज यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाला गया है। आज का जो एक्सरसाइज का उद्देश्य है हमारा यह दरगाह, क्लॉक टावर, गंज और आसपास के जो एरिया है उसके अंदर हम ये आज का फ्लैग मार्च निकालेंगे। हमारा उद्देश्य है सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देना और दंगा या दंगा जैसी स्थिति होती है तो उस स्थिति निपटने के लिए अपने आप को दक्ष और तत्पर रखना। इसलिए हम ये एक्सरसाइज सेंसिटिव एरिया में हमेशा करते हैं, सालाना हाइपर सेंसिटिव एरिया में। और राजस्थान के जो जिले हैं सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव, वहाँ जाके ये एक्सरसाइज की जाती है। तो ये हमारे अजमेर एक महत्वपूर्ण स्थान है, उसी के लिए आज हम एक्सरसाइज करने के लिए आए हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की आपात स्थिति होती है तो बल तत्परता से कार्य कर सके। इसीलिए आज का एक्सरसाइज रखा गया है और जिला बल के साथ मिलके हम ये एक्सरसाइज करेंगे आज। और आपके सामने ये कौन सा रूट लेगा आप? आज रूट के बारे में हमारे साथ थोड़ा बता पाएंगे लोकल। ये हमारे 83 RF है रैपिड एक्शन फोर्स का, इसमें अल्फा कंपनी है और जयपुर से हम लोग आए। आपका परिचय? मैं राजेंद्र कुमार, डिप्टी कमांडेंट, आज इस अभियान को लीड कर रहा हूं और इसी क्रम में हम यह कार्यक्रम करेंगे।
राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2024 की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए जानकारी महत्वपूर्ण है। रीट परीक्षा के लिए आवेदन पत्र जमा करने की तिथि 16 दिसंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 तक है। परीक्षा की तिथि 27 फरवरी 2025 है। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है जो 3 माह से ज्यादा पुराना ना हो। परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालय पर ही होंगे। परीक्षा केंद्र से 100 मीटर के दायरे में हॉस्टल न होने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र में 200 परीक्षार्थियों से ज्यादा के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा फोटो स्टेट और साइबर कैफे संचालकों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही अभ्यर्थियों की ओर से आवेदन पत्र में जैसा फोटो यानी दाढ़ी या क्लीन शेव में लगाया गया है उसी तरीके से एग्जाम के दिन सेंटर पर प्रवेश करना होगा। जाने क्या कुछ कहा मुख्य सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने। रीट 2024 की परीक्षा के लिए आवेदन 16 दिसंबर से प्रारंभ हो गए हैं। पहले दिन 550 आवेदन प्राप्त हुए थे और कल शाम तक 5000 आवेदन प्राप्त हो गए हैं और अभी अनुमानित 6-7 हज़ार आवेदन अभी तक प्राप्त हो चुके होंगे और इसके साथ ही जो आवेदन है ये 15 जनवरी 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। तो सभी जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वे अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करके और शीघ्र आवेदन कर लें। और दूसरा एक चीज़ जो अभ्यर्थियों को जानने योग्य है कि वे अपना चालान जनरेट करके ही आवेदन कर सकते हैं, इसलिए पहले चालान जनरेट करके और अपना आवेदन शुल्क जमा कराएं। आवेदन शुल्क जमा कराते समय और चालान जनरेट करते समय ये ध्यान रखें कि जिस लेवल के लिए वो आवेदन करना चाहते हैं उसी लेवल के लिए वो चालान जनरेट करें। यदि गलत चालान जनरेट होकर के और शुल्क जमा हो गया है तो उनका शुल्क वापस नहीं होगा और उन्हें अपने जो वांछित लेवल के लिए अलग से चालान जनरेट करना होगा। और दूसरी जो प्रविष्टियां हैं वो करते समय भी ध्यान रखें और फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार सभी एंट्रीज को अच्छी तरह से चेक करके और उनमें संशोधन कर लें। यदि एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो फिर अभ्यर्थी अपने स्तर पर उसमें कोई संशोधन नहीं कर पाएगा। ये 1 महीने तक जो आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया चलेगी उस प्रक्रिया में 10 लाख के लगभग आवेदन प्राप्त होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अंतिम आंकड़ा तो जब आवेदन पत्र प्राप्त हो जाएंगे तभी बताया जाना संभव होगा। सर जो फोटो होती है पहचान क्या सेम होगी? हाँ, फोटो के लिए हमने सभी अभ्यर्थियों को ये निर्देश जारी किए हैं कि वे आवेदन पत्र में जहाँ फ़ोटो अपलोड करने का स्थान है वहाँ अपना नवीनतम फ़ोटो अपलोड करें। पिछले 3 महीने से अधिक पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए और फ़ोटो जैसा वो आवेदन पत्र में लगाते हैं उसी स्वरूप में उनको परीक्षा देते समय भी वहाँ उपस्थित होना चाहिए। जैसे कि क्लीन शेव्ड या दाढ़ी में जैसा भी उनका फ़ोटो इसमें लगा हुआ आवेदन पत्र में वैसे ही उनको अपने परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार की उन्हें समस्या का सामना नहीं करना पड़े और उनके प्रवेश पत्र में भी वही फ़ोटो होगा। इसलिए अपना नवीनतम फ़ोटो ही लगाएं और जिस स्थिति में फ़ोटो लगा हो उसी स्थिति में उन्हें परीक्षा कक्ष में आना चाहिए। सर बोर्ड की तरफ से तैयारियाँ? बोर्ड की तरफ से पूर्ण तैयारियां हैं और उसी अनुसार आवेदन पत्र लिए जा रहे हैं। अब राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर परीक्षा संचालन समिति का गठन किया जा चुका है और उस कमेटी के सहयोग से परीक्षा केंद्रों का निर्धारण और अन्य व्यवस्थाएं समय पर सुचारू रूप से संपन्न की जाएंगी।
अजमेर की रुद्र विहार कॉलोनी में रहने वाले निवासियों ने जिला प्रशासन से मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर आज ज्ञापन सौंपा। श्री राम सेना हिंदुस्तान की मोनिका कालरा ने बताया कि कॉलोनी में अधिकतर खंभों पर लाइट नहीं है, जिससे रात में अंधेरा रहता है और निवासियों को परेशानी होती है। इस संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है और 15 दिवस के भीतर लाइट व्यवस्था की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि अगर लाइट व्यवस्था नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन करेंगे। रुद्र विहार कॉलोनी के निवासी हैं। हाथीखेड़ा गाँव में आती है रुद्र विहार कॉलोनी। हम लोग 5 साल से वहाँ पे रह रहे हैं। हम 50 घर हैं वहाँ पे रहने वाले व्यक्ति, और वहाँ पे 5 साल से कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। ना तो लाइट है सड़कों पे, ना ही हमारे पानी आता है, ना ही हमारी सड़कें सही हैं। वहाँ पे एडी की कोई भी कॉलोनी की कोई भी सुविधा नहीं है एडी की हमारी। हम लोग 2 बार कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। आज हम लोग आए हैं यहाँ पे और हमने आज वापस कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया कि हमारे बिजली की खंभों पे लाइटें लगाओ। हमारे खंभे लगे हुए हैं पर लाइटें अभी तक 5 साल में नहीं। हमारे 2 दिन पहले दुर्घटनाग्रस्त हुए। सांप जीव जंतुओं का खतरा होता है। वहाँ पे लड़कियाँ बाहर निकलने से डरती है। 5-6 बजे कॉलोनी में खूब अंधेरा हो जाता है, जंगल जैसी लगती है। हमारे पास पानी नहीं आया 5 साल से। हम लोग टैंकरों का पानी डलवा रहे हैं, हमारे को पीने का पानी नहीं है। उस गंदे पानी से हम लोग बीमार पड़ते हैं। कोई सुख सुविधा हमें को वहाँ पे अभी तक नहीं मिली है। हम लोग सारे कॉलोनी वाले बहुत परेशान हो चुके हैं 5 साल से, और हम लोग हर जगह ज्ञापन दे चुके हैं, देवनानी जी को, कलेक्टर साहब को, सरपंच को हमारे, पर हमारी कोई अभी तक सुविधा। आज अपने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे। हम लोग ये दूसरी बार आए हैं कलेक्टर साहब के पास। हम लोग बार बार अब आएंगे, जब तक हमारी सुनवाई नहीं हो जाएगी हम लोग आते रहेंगे। और हम लोग अगर हमारा नहीं होता तो हम लोग फिर यहाँ पे बैठेंगे धरने पे। आपका नाम? मोनिका। बिहार कॉलोनी है जहाँ गांव का सरपंच लाल मन्ना भी है, और वहाँ के जो थंबों पे मैंने जो लाइटें देखी, बिल्कुल थंबों पे लाइट नहीं है। अगर छोटा बच्चा अगर दूध लेने जाएगा, रात बिरात अगर सांप बिच्छू जानवर खा गया तो उसकी जवाबदार कौन होगा? या तो प्रशासन होगा, क्योंकि वहाँ पर इतने सालों में ना तो लाइट लगी है, ना हर थंबे में एक कॉलोनी में लाइट नहीं है। आम जनता, उम्र लोग, जो उम्र के हमारे बाबूजी लोग हैं, माता हैं, वो पैदल जाती है, उस आधार में बहुत परेशान हो जाते हैं। रोड जिसमें यहाँ तक भी हमारे वासुदेवनानी जी का भी एरिया आता है। विधायक को भी सोचना चाहिए कि थंबों पर लाइटें लगाई जाए जिसमें हमारे कॉलोनी वाले आराम से ले सके। यहाँ तक कि वोट लेने चले जाते हैं, पर उनकी जो दर्द अंदर का होता है वो ये सुन नहीं पाते, ना देख पाते कि हमारे कॉलोनी वाले कैसे रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं और किस परेशानी में झेल रहे हैं। खंबे में अगर लाइटें होगी तो बच्चे आराम से गोलियां बिस्कुट कोई सामान लेने चला गया, या कोई बच्ची लड़की स्कूल से अगर घर जाती है, कोई दारू पिया वो छेड़ता है, वो भी बचत हो सकती है, हमारी बहनों की सुरक्षा हो सकती है। तो हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा मैं जल्द से जल्द करवाता हूँ, लाइटें की सुविधा होगी जिसमें हमारे कॉलोनी वाले आराम से रह सकें, हमारी माता बहनें रह सके और हम सुख शांति से रह सकें। हमारी यही है मांग। अगर नहीं हुआ तो हमें धरना प्रदर्शन। आज का शांतिपुर को ज्ञापन, शांतिपुर से हमने ज्ञापन दिया, हमारी सभी माता बहनों ने। अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगे क्या करेंगे? नहीं होगी तो हम कल बाहर घेराव होगा, प्रदर्शन होगा, उसकी जवाबदारी प्रशासन है। अगर हमारी कॉलोनी में कोई हादसा भी हो गया तो कलेक्टर साहब और यहाँ के प्रशासन की जवाबदारी है। हमने चुनौती दे दी है कि हमारी जल्द से जल्द 15 दिन में मांग हो। नए साल भी आ रहा है, नए साल में अंधेरा नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने एक ही बात बोली थी, गांव में लाइटें होगी, पर हमारे यहाँ तो लाइटें ही नहीं है। अंधारों में तो हम बैठे हैं और अंधारों में बस राम राम का नाम लेके। नाम आपका? श्री राम सेना हिंदुस्तान, युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवीलाल सोनी। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति और जिला परिषद के सहयोग से दिव्यांग विकलांगों को 26 स्ट्रेचर और 12 ट्राईसाइकिल वितरित की गई है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला परिषद प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा और भंवर सिंह पलाड़ा ने की। इसके तहत पूर्व में सर्वे कर सभी दिव्यांगों को चिन्हित किया गया था और सभी को सहायता पहुंचाई गई है। इसके साथ ही आगामी माह में अन्य दिव्यांगों को भी सहायता पहुंचाई जाएगी। मैडम, अजमेर जिला परिषद की ओर से 325 ग्राम पंचायतों में सर्वे कराया गया था दिव्यांगजनों का। किस प्रकार का कार्यक्रम था और कितने लोग इससे लाभान्वित हुए? ये जिला परिषद के माध्यम से, समाज कल्याण के विभाग के माध्यम से और महावीर विकलांग समिति है उसके माध्यम से कम सर्वे करवाया। सर्वे में लगभग ये जो विकलांग लोग हैं इनको ट्राईसाइकिल है, व्हील चेयर है, इनको जो कम से कम 1200 लोगों को चयनित किया गया है। तो इसमें जिला परिषद का भी सहयोग है और मैं हमारी जो टीम है जो ये कार्य कर रही है उन टीम को और मेरा जी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि ऐसा काम जो सेवा का काम होता है वो हर लोगों की किसी की बस की बात नहीं है। ये जो जिसके हाथों से लिखा होता है वही ऐसे धर्म का काम करता है और धर्म की जड़ सदा हरी होती है। तो आज मैं इनसे पूछा भी है, इनका नाम भी पूछा है, अलग अलग गाँवों से पधारे हैं ये लोग। इनको बहुत खुशी हो रही है, कोई सब्जी का काम कर रहे हैं, कोई शॉप का काम कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है। तो इनको एक बहुत खुशी हुई है आज इनको साइकिल पे बैठ के जाने का इनको मौका मिल रहा है। तो मेरी ओर से मैं इनको भी सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग अजमेर, इसी जिला प्रमुख के कर कमलों से इनका संबंध पंचायत समितियों में सर्वे करवाया गया। सर्वे कराने के बाद जिले में जो शेष रहे उन्हें लिया गया। वो दिव्यांगों की संख्या 1065 थी, जिसके अंतर्गत उन सभी को सूचना केंद्र में 11 से 15 दिसंबर 2024 को शिविर लगाकर किसी के पैर बनाए गए, किसी का हाथ बनाए गए, किसी का कैलिपर बनाया गया, किसी को कम सुनने कान की मशीन दी गई, बैसाखी दी गई, इसके अलावा बुजुर्ग छड़ी दी गई। उसमें उस दिन 11 से 15 के बीच में जो एग्ज़ाम चल रहे थे जिन बच्चों के, उन सभी बच्चों को आज बुलाकर 18 दिसंबर 2024 को जिला प्रमुख के कर कमलों से एवं श्रीमान भंवरलाल जी पलाड़ा जी के कर कमलों से उन्हें उपकरण देकर उन्हें रवाना किया गया। सभी उपकरण अब लगभग सभी दिव्यांगों को प्राप्त हो चुके हैं। कुछ जो शेष रहे उनकी सूची भी तैयार की जा रही है। इस प्रकार अजमेर जिले में उपकरण से वंचित अब कोई नहीं रहेगा, सभी को उपकरण प्राप्त होंगे। ये सारा जो शेष जाता है पूरा जिले का जिला प्रमुख एवं पलाड़ा परिवार को जाता है, जिन्होंने एक एक गांव में एक एक घर में जाके हमारा सर्वे करवाया और उनको लिया गया और जिन्हें इन 5 दिवसीय शिविर के अंदर और आज उसका समापन किया जा रहा है, संपूर्ण उपकरण प्राप्त हो चुके हैं। इसी प्रकार अब नए जो आते हैं उनको भी सूची तैयार की जा रही है, उन्हें भी हम जनवरी के अंदर उपलब्ध करा देंगे। मैं सुरेश मेहरा, अजमेर संभाग कोऑर्डिनेटर। तीर्थ नगरी पुष्कर की उत्तराखंड आश्रम में आज भव्य कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। देहरादून की कथावाचक डॉक्टर भारती व्यास के सानिध्य में 108 महिलाओं की कस्बे में कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा से पहले कुमारचल घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सरोवर की पूजा अर्चना की गई। कथा प्रतिदिन सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक होगी। इससे पहले सुबह 7 से 8 बजे तक ध्यान एवं योग शिविर आयोजित किया जाएगा। वहीं शाम को कथा के बाद निःशुल्क ज्योतिष परामर्श दिया जाएगा। हमारा जो उत्तराखंड का जो है वराह घाट के ऊपर कुमारचल घाट है, वहाँ से जो है भागवत के लिए तो शोभा यात्रा निकली थी और वहाँ से जो थे 108 महिलाएं जो है कलश यात्रा लेकर बैंड बाजे के और बग्गी के साथ में से डॉक्टर भारती व्यास जी और डॉक्टर राजेंद्र व्यास जी के साथ में और स्थानीय जो थे इनके जो मुख्य जजमान सहित लोग जो थे कलश यात्रा में यहाँ पहुँचे उत्तराखंड आश्रम। और आज उत्तराखंड आश्रम में ही जो थे इसके जो थे यहाँ जोशी जी हमारे इसके जो है मुख्य वो हैं जजमान हैं और यहाँ जो है इस कार्य इसके भागवत की जो कल शोभा यात्रा पहुँचने के पश्चात अब वर्तमान में इस समय जो है ये भागवत का वाचन जो डॉक्टर भारती व्यास जी द्वारा किया जा रहा है। आपका नाम? डॉक्टर अध्यक्ष उत्तराखंड आश्रम पुष्कर। आज 108 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा आरंभ करके वराह घाट से और कार्यक्रम स्थल जहाँ कथा स्थल है उत्तराखंड भवन, यहाँ कथा का आयोजन हो रहा है
डॉक्टर भारती व्यास जी द्वारा। और अभी वर्तमान में जब हम खड़े हैं पीछे हमारी भागवत कथा का वाचन हो रहा है और आज का प्रथम दिवस जो है 7 दिवसीय कथा का प्रथम दिवस, जिसमें सुखदेव जी है नारद जी के साथ जो संवाद चल रहा है वो अभी वाचन हो रहा है और श्रोतागण बहुत अच्छे भाव से उस कथा का श्रवण कर रहे हैं। आपका नाम? राजेंद्र व्यास, देहरादून से मैं श्री केशव संघनी न्यास से संरक्षक हूँ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।